नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक देखते हैं, तो उसमें चर्चा करते हैं। आज क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं देखें। सियाल, सीमा, नीफे का विभाजन, यहीं पर हम देखेंगे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के विभाजन के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी जुटाएंगे। देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारा टॉपिक चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी का, गुड मॉर्निंग। टॉपिक चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो देखते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जरा एक चार्ट के रूप में आपके सामने बना रहा हूं, जैसे हम प्रत्येक टॉपिक में करते आए थे, तो सारा वहां पर चर्चा करते हैं। सर, जलीय मार्ग वाले प्रश्न का आंसर, हाँ वो जरा बाकी रह गया था, चर्चा करते। जलीय मार्ग वाला हमने चर्चा की थी। एक बार इसका डायग्राम बना देता हूं, चर्चा करता हूं मैं आपके सामने। थोड़ा मिस हो गया, मैं आपको वो भी तो चर्चा करनी थी मुझे। और एक मैंने कल प्रॉमिस किया था आपके सामने 17 जो सतत विकास के लक्ष्य, इनकी फोटो लेकर आपके सामने आऊंगा और ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। वो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था और उसका हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, जलमार्ग वाला प्रश्न का आंसर देना है, बिल्कुल सही कहा, मैं मिस हो गया दिमाग से, लेकिन अभी दे देंगे, अभी दे देते हैं उसका आंसर। थोड़ा बड़ी बेताबी हो रही है आप लोगों को, बहुत बढ़िया बात है। जिनको बड़ी चिंता लग रही है कि नहीं सर आप भूल गए, बहुत अच्छा है। अगर इतना ही उत्सुकता से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम जरूर पास करेंगे, मैं पक्का बता रहा हूं। जिन लोगों को ऐसी उत्सुकता है, आंसर चाहिए, वो एक दिन जरूर पास करेंगे। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको कल कहे थे 17 विकास, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिए थे, उनके बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। देखिए, गरीबी मिटाना, बेरोजगारी मिटाना, या भूखेपन को समाप्त करना, हंगर को समाप्त करना, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ऐसे 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इनके पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये पूरा चित्र के रूप में पीडीएफ आपको इसका मिलेगा, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य यहां पर निर्धारित किए गए, ऐसे डायग्रामेटिक रूप में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सारे 17 विकास के जो लक्ष्य है, सतत विकास के लक्ष्य आपको ये दे दिए जाएंगे, ठीक है। मैं यहां पर एक बार इसका डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में प्रश्न के ऊपर चर्चा कर देते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका चित्र बना दूं, फिर आंसर मैं आपके सामने दे डालूंगा, ठीक है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना,
एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 18 कहाँ हुए, 17 है। ये तो लास्ट में हेडिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 है टोटल दे रखे हैं, देखे। और ये तो क्या है, ये तो हेडिंग है दे रखी है, 17 दे रखे, 18 नहीं है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको भी नोट कर डालिएगा चार बिंदुओं को। सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, और ये कहलाता है क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल व क्रोड, सियाल, सीमा व नीफे। वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वान डर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बिंदु। और अगला है लास्ट इसमें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत। ये एक बार नोट कर डालिए इतना, ये सारे बिंदु हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। ये एक बार नोट कर डालिए, फिर इस सवाल का आंसर देखते हैं हम। पिछला जो कल दिया था उसका मैं आपके सामने आंसर दूंगा, ठीक है। ये एक बार नोट कर डाला जल्दी से, फिर कल वाला हमने जो पढ़ा था वो आंसर नोट करते हैं। एक बार फिर लो से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ा, मैं आज दिन तक जितना पढ़ा, बढ़िया समझ में आया नहीं, बताइए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, जरूर आप अपने कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न कल दिया था मैंने, एक व्यक्ति इराक के बसरा शहर से यात्रा की शुरुआत करता है। ये टॉपिक समझेंगे तभी भारत की मिट्टियां समझ में आएगी, अन्यथा भारत की मिट्टियां नहीं समझ में आएगी। भारत की मिट्टियों का बेस है, सॉइल्स ऑफ इंडिया का बेस कहा जाता है, सॉइल्स ऑफ इंडिया का बेस है, सॉइल्स ऑफ इंडिया का बेस है ये टॉपिक। तो भारत की मिट्टियों के बारे में हम यहीं से आगे इसी टॉपिक से हमारे बेस बनेंगे, ये समझ में आएगा तो भारत की मिट्टियां जरूर समझ में आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा था, हो गया नोट यहां पर, जल्दी से इसको नोट कर डालें, जल्दी से इसको नोट कर डालें।
चलिए, बहुत बढ़िया बात है, कहीं कमेंट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। हाँ, इसी के अंदर आ जाएगा कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेमेन, असंबत्ता से सब इसी में आ जाएंगे, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। हो गया पर? हो गया हो तो मैं आगे देखे चर्चा करूं, कल वाले प्रश्न का आंसर देता हूं, फिर मैं आपके सामने वापस यहां पर लौट आएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग चर्चा करते। कल मैंने जो आपको बताया था, यहां पर एक शहर है, शहर का नाम कहलाता है बसरा, इराक का। और यहां पर एक व्यक्ति यदि अपनी यात्रा की शुरुआत इराक देश के बसरा स्थान से करता है, छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए चीन के संघाई नगर तक पहुंचता है, तो मार्ग में कौन कौन से जलीय स्थान पहले से बात के क्रम में आएंगे, ये मैंने कल आपके सामने चर्चा की थी। यहां पर देखिए, ये मार्ग होगा या कौन सा मार्ग होगा बताइए? अरब सागर दिया था मैंने ऑप्शन, हार्मुज जल संधि मैंने दिया था, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलक्का जल संधि, ओमान की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, फारस की खाड़ी। मलक्का जल संधि वाला मार्ग का ऑप्शन दिया था, तो मलक्का जल संधि वाले मार्ग से ऑप्शन देखिएगा यहां से इस प्रकार से, और ये मलक्का जल संधि, और यहां पर आएगा चीन का संघाई नगर। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दर्शा रहा हूं, यहां पर जो बताया उसका अच्छे से मैं आपके सामने चित्र बनाकर, तो नाम लिख डालिएगा, आप भी साथ साथ देखिएगा। इसको क्लियर करते यहां पर। तो देखिए यहां पर सबसे पहला स्थान है, वो स्थान आएगा, यहां पर नाम कहलाता है, इसका नाम फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। यहां पर एक स्थान है, उसका नाम कहलाता है हार्मुज जल संधि। पढ़ा था, याद करिए जल संधियों में, हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। दूसरा आ जाएगा हार्मुज जल संधि, पहला फारस की खाड़ी, दूसरा हार्मुज जल संधि। तीसरा यहां पर आएगा आपके सामने मैंने लिखा था ओमान की खाड़ी, याद करिए यहां पर लिखा था ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी व फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि नाम कहलाती है हार्मुज जल संधि। ओमान की खाड़ी 3 नंबर पर आ जाएगा, ओमान की खाड़ी। 4 नंबर पर यहां पर ऑप्शन कहलाएगा, ये जो भाग है इसका नाम है अरब सागर। ओमान की खाड़ी, अरब सागर, और यहां पर यह कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। पांचवा आंसर है, नाम कहलाता है बंगाल की खाड़ी। फारस की खाड़ी, हार्मुज जल संधि, ओमान खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर एक जल संधि आती है, जल संधि का नाम कहलाता है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। तो देखिए छठे पर आएगा मलक्का जल संधि, और यहां पर इधर ये जो जल का भाग है इसका नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। और इसके बाद ये जो स्थान है इसका नाम कहलाता है पूर्वी चीन सागर के नाम से। ये 8 नंबर और ये कहलाएगा 7 नंबर। ये इसका आंसर हुआ। देखें, फारस की खाड़ी सबसे पहले, फिर आएगा हार्मुज जल संधि, फिर आएगा ओमान की खाड़ी, फिर कहलाएगा अरब सागर, फिर आएगा बंगाल की खाड़ी, छठे नंबर पर मलक्का जल संधि, 7वां दक्षिण चीन सागर और 8वां कहलाएगा पूर्वी चीन सागर। ये सारे नाम आपके सामने लिख डाले, नोट कर डालिए, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में।
विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। तो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, ये सारे नाम आपके सामने लिख डाले, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। हमने जितना टॉपिक पढ़ा था वो सारा यहां पर आपके सामने क्लियर कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। चर्चा करते आगे। अब हमारा टॉपिक पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले बढ़िया से पढ़िए। प्रवीण जी, क्या ब्रह्मांड के बारे में नहीं पढ़ाएंगे? कोई पूछ रहा सर ये नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ा रहे हैं उसको आप बढ़िया से पढ़िए पहले, आप फिर आगे के बारे में चर्चा करेंगे। जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो आप, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। गुटेनबर्ग, मोह इत्यादि चर्चा कर देंगे, इसी में आ जाएगा। भूकंपीय तरंगों वाले में आ जाएगा यहां पर। सर औद्योगिक प्रदेश वाला कब कराओगे? अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कराऊंगा तभी तो औद्योगिक प्रदेश आगे आऊंगा। कई सारे बिंदु है, क्लियर करने अभी मुझे। अभी मेरा हुआ थोड़ी ना है कोर्स, जिस दिन कह दूं कोर्स हो गया तब आप बात करना। अभी टॉपिक बाकी है बहुत सारे। हो गया चित्र क्लियर है? यहां पर प्रिंटेड जो भी मिल रहा है यहां पर उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? तो ये सारे स्थान आएंगे पहले से बात के क्रम में। तो हमारा टॉपिक है एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए 3 है, सियाल, सीमा और निफे यहां पर नाम है। ये क्या होते हैं जरा समझते हैं। देखिए मैं तो सभी के आंसर के सवालों के जवाब के आंसर देता हूं। राम सिंह जी कह रहे हैं सर मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। अरे यहां पर बहुत सारे जने जोड़ रखे, मैं जब नजर आता है यहां पर लिखता हूं तो पीछे कमेंट आते, नहीं दे पाता हूं जवाब। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम समझते हैं एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब वही मेरा नियम, पुनः जब समझाऊंगा उसके दौरान कोई कमेंट बीच में नहीं देखूंगा, मैं सीधा केवल समझाऊंगा। यहां पर एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में चर्चा करूंगा और कोई चर्चा अभी नहीं करूंगा मैं। तो देखते हैं एडवर्ड स्वेस ने 1-2 लाइन लिखी है, फिर इसके बारे में समझते हैं क्या कहा इसने। एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में विभाजित किया है। एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उससे पहले मेरा एक एक्सपेरिमेंट देखिएगा। यहां पर एक उदाहरण दूंगा मैं आपके सामने, इस उदाहरण को समझ लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
यहां पर आपके सामने देखिएगा, एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण समझिएगा, सारा क्लियर यहां पर हो जाएगा। लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तीन अलग अलग तरह की गेंदें हैं, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तीनों एक ही समान आकार, तीनों का क्या है, समान है आकार। अगर ये 3 सेंटीमीटर चौड़ी है तो ये भी सभी 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, सबका आकार है वो बिल्कुल सेम है। समान आकार की यहां पर गेंदें थी, आकार तीनों का समान है। लेकिन क्या बताइए, आकार समान होने से वजन भी समान होगा? एकदम ठोस गेंदें हैं तीनों, लेकिन क्या वजन समान होगा? नहीं, वजन तीनों का समान नहीं होगा। आकार भले ही समान हो, लेकिन वजन तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। लोहे की जो गेंद होगी उसका वजन क्या होगा, ज्यादा भारी होगी, जबकि मैग्नीशियम का उससे कम, और एल्यूमिनियम क्या होता है, हल्का होता है, सबसे कम वजन होगा। लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वजन लगातार घटता चला जाता है। लोहा, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम का वजन लगातार यहां पर घटता चला जाता है। सबसे भारी गेंद होगी लोहे की, उससे हल्की मैग्नीशियम की और उससे हल्की एल्यूमिनियम की। हमने क्या किया, 50 गेंदें ली यहां पर, 50-50 गेंदें तीनों ली हमने यहां पर, 50-50 गेंदें ली तीनों, और तीनों हम यहां पर एक साथ जल में डालते हैं। यह है यहां पर जल का उदाहरण दे रखा है, ये यहां पर है लिक्विड भाग, ये कहलाता है जल, पानी। जल लिया हमने और 50 गेंदें तीनों हमने एक साथ डाली, 50-50-50 तीनों एक साथ हमने पानी में छोड़ी, 150 गेंदें। तो देखिए, जो गेंद सबसे भारी होगी वो सबसे पहले अंदर जाएगी, जिसका वजन ज्यादा होगा वो जल्दी से क्या जाएगा, अंदर की ओर चली जाएगी। जिसका वजन ज्यादा वो अंदर की ओर क्या होगी, चली जाती है। तो सबसे पहले यहां पर जाकर जिस गेंद का जमा होगा वो गेंद कहलाती है यहां पर, लोहे की गेंदों का सबसे पहले यहां पर जाकर क्या होगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि उसका वजन क्या था, ज्यादा था। तो सबसे नीचे जाकर यहां पर जिन गेंदों का जमा होगा वो गेंदें कहलाती है, लोहे की गेंदें यहां पर जाकर जम जाएगी। तो सबसे पहले जिन गेंदों का जमा होगा वो कहलाती है लोहे की गेंदें, यहां पर जाकर जम जाएगी लोहे की गेंदें, क्योंकि इसका वजन क्या है, ज्यादा है। उससे थोड़ी हल्की मैग्नीशियम, तो उसके बाद में यहां पर लेयर के रूप में जमा हो जाएगी, मैग्नीशियम की गेंदों का यहां पर जमा हो जाएगा। सेकंड स्तर पर जमा हो जाएगा मैग्नीशियम का। सेकंड स्तर पर यहां जमा होगा, तो देखिए सबसे नीचे स्तर पर यहां पर जमा होगा लोहे की गेंदों का, यहां पर ये सारा। उसके बाद में जमा हो जाएगा मैग्नीशियम की गेंदों का, और सबसे हल्की गेंद है वो सबसे बाद में जाएगी। बिल्कुल ये टॉपिक एसआई में, क्या सभी एग्जामों में, आपके भारत की मिट्टियां कोर्स में या नहीं, एसआई में है, और भारत की मिट्टियां हैं तो ये भी टॉपिक कोर्स में। ये समझे बिना भारत की मिट्टियां नहीं समझा सकते कोई भी। तो मिट्टियां पढ़नी है तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ में आ सकता। ये टॉपिक मत पूछिए सर ये कोर्स में है या नहीं, पढ़ डालिए जो आ रहा है, बस मेरे पे विश्वास करिए और बस समझ लीजिए अंधभक्ति रख लेंगे, इसमें तो फायदा रहेगा। विश्वास करिए और पढ़ते चले जाइए, कौन सा है कौन सा नहीं है पूछिए ही मत। जो मैं पढ़ा रहा हूं आगे आने वाले टॉपिकों का बेस होगा हमेशा, इसको पढ़े बिना नहीं समझ सकते आगे आप, तो ये बस पढ़ते रहिए, ये सवाल मत पूछिए सर ये टॉपिक है या नहीं, ये छोड़ दें, ये प्रश्न करिए ही मत आप, पढ़ते रहिए बस मन लगाकर। देखिए जब हम ज्यादा और अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे ना सारे, तभी आने वाले टॉपिक आपको समझ में आ पाएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लोहे की गेंदों का जमा, उसके बाद में होगा मैग्नीशियम की गेंदों का, यहां पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी भारी होती है। उसके बाद में जम जाएगी मैग्नीशियम की गेंदें,
और सबसे बाद में जो सबसे ऊपर जमेगी वो कहलाती है एल्यूमिनियम की गेंदें जमेगी, एल्यूमिनियम। तो सबसे बाद में एल्यूमिनियम की गेंदों का जमा होगा, उससे ऊपर नीचे होगा मैग्नीशियम और सबसे नीचे होता है, नाम कहलाता है लोहे की गेंदों का जमा होगा। ये चाहे तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं, बात समझनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे लोहे की, फिर मैग्नीशियम और उसके बाद में एल्यूमिनियम की गेंदों का जमाव पाया जाता है। तो यहां पर अब देखिए एडवर्ड स्वेस क्या कहते हैं, ये बात समझ में आई या नहीं बताइए। एडवर्ड स्वेस कहेंगे तो आप एडवर्ड स्वेस अब इन्हीं बातों को समझाएंगे यहां पर आगे। एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं, ये उदाहरण समझ में आया है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, एडवर्ड स्वेस ने कहा पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, पृथ्वी के निर्माण के समय जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी आग के गोले की तरह थी और उसमें क्या था, लिक्विड की तरह थी। धीरे धीरे क्या होती चली गई, ठंडी होती चली गई। तो पृथ्वी आग के गोले की तरह थी, सारे आग के गोले की तरह थी, तो अनेक सारे इसमें तत्व थे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, फेरस, अनेक सारे। तो क्या होंगे, भारी तत्व सारे चले जाएंगे अंदर की ओर, आग के गोले की तरह होगी, लिक्विड पार्ट में होगी। और लिक्विड पार्ट में क्या होगा, भारी तत्व सारे अंदर की ओर चले जाएंगे। लिक्विड पार्ट में जाएंगे सारे तत्व, भारी तत्व अंदर की ओर चलते चले जाएंगे। मैं इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा पटवारी में है या नहीं, आप पढ़ने में ध्यान रखिए, ये मत पूछिए किसमें कोर्स में या किसमें नहीं है। मैंने कहा भारत की मिट्टियां पढ़ना है तो ये समझना पड़ेगा, और भारत की मिट्टियां पटवारी में कोर्स में है, ये समझ लीजिए। अब समझ जाइए इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। अंदरूनी परत है, नाम कहलाती है नीफे के नाम से जानी जाती है। उसके ऊपर की परत कहलाती है सीमा परत के नाम से जानी जाती है, और सबसे ऊपरी परत है वो कहलाती है सियाल परत के नाम से जानी जाती है। तो एडवर्ड स्वेस कहते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, एडवर्ड स्वेस कहते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी लिक्विड अवस्था में थी, और लिक्विड अवस्था में होगी तो क्या होंगे, भारी तत्व जाएंगे अंदर की ओर और हल्के तत्व कहाँ रहेंगे, ऊपर की ओर रहते हैं। हल्के तत्व ऊपर और भारी तत्व अंदर की ओर जाएंगे। तो भारी तत्व अंदर और हल्के तत्व ऊपर की ओर। तभी देखिए यहां पर नाम दे रखे, इस आधार पर एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है, नीफे परत, सीमा परत और सियाल परत के नाम से। यहां पर देखिए सियाल से तात्पर्य क्या है, SiAl, सिलिका और एल्यूमिनियम। यहां पर सियाल से तात्पर्य देखिए सिलिका व एल्यूमिनियम कहा गया है। एल्यूमिनियम सबसे हल्का तत्व होता है इन तीनों में, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लोहे में। तो एल्यूमिनियम कहाँ रहा, ऊपर की ओर, और अंदर की ओर देखिए निकल और फेरस तत्व। निकल और फेरस, फेरस से तात्पर्य लोहा और निकल से तात्पर्य, निकल एक धातु होता है, खनिज होता है। तो यहां पर नीपे से तात्पर्य और सीमा से तात्पर्य देखिएगा, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका व मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। दूसरी परत जो बनी देखिए, एल्यूमिनियम सबसे हल्का होगा ऊपर की ओर, उससे भारी होगा थोड़ा सा मैग्नीशियम अंदर की ओर, सबसे भारी होगा निकल और फेरस। निकल और फेरस से तात्पर्य है NiFe। निकल, निकल एक खनिज होता है जो भारी होता है, और फेरस से तात्पर्य है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कहा जाता है, फेरस से तात्पर्य कहा जाता है लोहा। फेरस कहा जाता है पीरियोडिक टेबल, उसमें कहा जाता है लोहे को कहा जाता है, फेरस का तात्पर्य है लोहा। तो पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी आग के गोले की तरह थी, धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, लेकिन आग के गोले की तरह लिक्विड होगी। भारी तत्व सारे अंदर की ओर आएंगे और हल्के तत्व कहाँ रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। यहाँ सिलिका से तात्पर्य होता है, सिलिका से तात्पर्य होता है रेत। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सिलिका और एल्यूमिनियम, रेत और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। उससे सेकंड जो परत है बनी रेत और मैग्नीशियम से, सिलिका व मैग्नीशियम।
और अंदरूनी परत है वो बनी है निकल और फेरस से मिलकर, क्योंकि भारी तत्व सारे अंदर की ओर आएंगे, हल्के तत्व होंगे वो ऊपर की ओर रहेंगे। ये बात समझ में आई है नहीं? इस आधार पर एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। सियाल, सीमा व निफे के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 परतें यहां पर उन्होंने बताई। एक बात और दर्शाई, जरा इस चित्र में देखिएगा, ये मुख्य 3 परतें, लेकिन एडवर्ड स्वेस कहते हैं सियाल परत का जो सबसे बाहरी हिस्सा जिस पर हम लोग निवास करते हैं, सियाल परत का सबसे बाहरी हिस्सा जिस पर हम लोग निवास करते हैं उसे एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया है भूपर्पट्टी कहा जाता है। यह कहलाता है भूपर्पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यह कहलाता है सियाल परत का सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं उसे भूपर्पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आई है? नहीं, बताइए क्या है ये? हमने समझा सबसे ऊपरी परत कहलाती है भूपर्पट्टी, उसके बाद में ये सियाल परत का ही भाग है, उस सियाल परत का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पट्टी, और उसके बाद में कहलाता है सीमा, और उसके बाद में कहलाता है निफे के नाम से जाना जाता है। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकल और फेरस, ये 3 सारे नाम आपके सामने लिखे हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हल्का होगा, मैग्नीशियम भारी, और फेरस लोहा और भी ज़्यादा भारी होता है। तो भारी होगा कोई भी वस्तु, उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा। घनत्व का तात्पर्य होगा अर्थात ठोसपन उसमें ज़्यादा होगा, ठोसपन उसमें ज़्यादा होगा। इंग्लिश हिंदी में सब नाम एक ही है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकल और फेरस, हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है, तो इंग्लिश में कोई अलग नाम नहीं। भूपर्पट्टी का इंग्लिश में कह देते हैं क्रस्ट, इसका इंग्लिश में नाम हम कह सकते हैं क्रस्ट कहें या भूपर्पट्टी कह दे, एक ही बात है। तो यहां पर देखें पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाएंगे तो घनत्व, डेंसिटी जिसे कहें, लगातार बढ़ती चली जाती है। डेंसिटी का तात्पर्य क्या होता है? देसी शब्दों में बताऊं, डेंसिटी का तात्पर्य हो गया अर्थात हम कपास कहें, कपास जो होता है वो क्या होता है? एकदम हल्का सा होता है, जगह इतनी घेरेगा, और लोहा भी इतनी जगह घेरेगा, लेकिन लोहे का वजन क्या होगा? ज्यादा, और जबकि कपास का वजन क्या होगा? कम होगा। कपास का वजन कम और लोहे का वजन ज्यादा होगा। तो लोहे का जो वजन ज्यादा होता है इसका मतलब उसका घनत्व भी क्या है? ज्यादा। ठोसपन उसमें ज्यादा है, जिसका जितना ज्यादा ठोसपन होगा उसका उतना ही वजन भी क्या होता है? ज्यादा। तो अंदर की ओर वजन ज्यादा है, ठोसपन ज्यादा है, और बाहर की ओर ठोसपन कम है। इस परत का घनत्व कहा जाता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रस्ट परत का घनत्व कहा जाता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के नाम से जाना जाता है। 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तात्पर्य क्या हुआ इसका जरा समझिएगा। मैं ये शब्द बोल रहा हूं, भूपर्पट्टी या क्रस्ट का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका तात्पर्य है घन सेंटीमीटर। घन का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। कोई वस्तु है उसको कहेंगे घन सेंटीमीटर। घन होता है, साइंस में पढ़ा होगा या गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, घन। घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, वो घन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रति घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा व ऊंचा। अगर हम भूपर्पट्टी या क्रस्ट का 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा यदि टुकड़ा काटते हैं तो उसका वजन कितना आएगा? उसका वजन आता है 2.7 ग्राम। उसका वजन होगा औसत रूप से, औसत रूप से, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। तो भूपर्पट्टी का औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कहलाता है। अर्थात यहाँ का भूपर्पट्टी का यदि हम 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा टुकड़ा काटेंगे तो उसका वजन कितना होगा? 2.7 ग्राम उसका वजन निकल कर आता है। ये कहलाता है, इसका घनत्व कहलाता है। तो ये घनत्व का तात्पर्य हुआ 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबे, चौड़े व ऊंचे टुकड़े का वजन है वो इतना होगा। तो इसका वजन तो और भी ज्यादा होगा। इसका वजन होता है
2.7 से 2.9 ग्राम। दो दशमलव 7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका जो जो हम अंदर जाएंगे भारी तत्व बढ़ेंगे, और भारी तत्व बढ़ेंगे तो घनत्व भी लगातार क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाता है। और इस परत का घनत्व होगा 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका तात्पर्य सीमा परत का यदि हम टुकड़ा काटे तो अंदर वजन होगा 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और नीचे परत का यदि हम टुकड़ा काटे तो उसका वजन कितना होगा, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अंदर का जो इतना भारी टुकड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा व ऊंचा टुकड़ा काटा, वजन कितना आएगा, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका तात्पर्य हुआ पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाने पर घनत्व में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाएंगे तो दबाव भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा अंदर की ओर, घनत्व बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और अंदर की ओर जाएंगे तो तापमान भी लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अगर आप सतह पर खड़े 32 मीटर अंदर जाएंगे पृथ्वी के, अगर सतह पर 10 डिग्री है तो अंदर की तरफ जाते क्या हो जाएगा, 11 डिग्री तापमान हो जाएगा, और 32 मीटर गए 12 डिग्री हो जाएगा। जो जो 32 मीटर अंदर बढ़ेंगे जो जो 1-1 डिग्री तापमान बढ़ता चला जाता है। इसका तात्पर्य हुआ पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाने पर घनत्व, दबाव और तापमान तीनों में लगातार वृद्धि होती जाती है। घनत्व, दबाव व तापमान तीनों लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो घनत्व, दबाव व तापमान में वृद्धि होगी। देखिए अलग अलग परतों का अलग अलग घनत्व बताया, इसको भी हम लिख डालेंगे, मिटा रहा हूं। अलग अलग परतों का अलग अलग घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व का एवरेज, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, किसी का 11 किसी का 2.7, एवरेज पृथ्वी का घनत्व कहें तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, पहले यहां लिख देते हैं, एडवर्ड स्वेस के अनुसार ये बनाया, एडवर्ड स्वेस के अनुसार बनाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का औसत घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व कहा जाता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। ये एवरेज घनत्व है। अलग अलग परतों का अलग अलग दर्शाया। एवरेज घनत्व कहलाता है 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कहा जाता है। यहां पर मैंने सारी परतों के बारे में, अब यहां पर कुछ बातें और है, जरा समझिएगा। महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है, महाद्वीपों के ऊपर जो चट्टानें बनती हैं, महाद्वीपों का निर्माण इसी सियाल परत से हुआ है। महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण, महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण हुआ है सियाल परत से, और सीमा परत से बना है। महासागर के अंदर जो चट्टान होती है, तो महासागर के अंदर जो चट्टान होती है, समुद्र के अंदर जो चट्टान होती है उन्हें कहलाता है महासागरीय चट्टान के नाम से जाना जाता है। समुद्र के अंदर जो चट्टान होती है कहलाती है महासागरीय चट्टान, और समुद्र के अंदर चट्टान है महासागरीय चट्टान है। तो महासागर की जो चट्टानें होती हैं उनका निर्माण होता है सीमा परत से। तो यहां पर लिख रहा हूं महासागरीय चट्टानों का निर्माण, महासागरीय महासागरीय चट्टानों का निर्माण होता है, सीमा परत के नाम से जाना जाता है। और नीपे परत है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, इससे बना है।
ये तथ्य मैं लिखवा दूंगा प्रति 32 मीटर वाला। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग वो बना है नीचे परत से मिलकर बना है। ये सारा यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सियाल, सीमा व नीफे के नाम से जाना जाता है। सबसे बाहरी परत सियाल, सियाल का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है क्रस्ट या भूपरपट्टी, क्रस्ट या भूपरपट्टी जिस पर हम लोग निवास करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य निकल कर आता है, पृथ्वी की भूपरपट्टी ये इसी का पार्ट है, सियाल का ही पार्ट है। और सियाल में जरा यहां पर एक शब्द देखिएगा, SI और AL, सिलिका व एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। लेकिन सिलिका का पूरा फॉर्मूला होता है वो कहा जाता है, सिलिका का पूरा फॉर्मूला होता है, यहां पर O2 छुप रखा है, SiO2 और फिर कहें AL, ये शॉर्ट में लिखा है यहां पर सियाल, पूरा फॉर्मूला होता है सिलिका का O2। तो यहां पर O क्या है, छुपा हुआ है, किसी के आगे कुछ नहीं होता है, 1 होता है, यहां पर भी 1 होगा। तो इसका मतलब इन तीनों में ज्यादा क्या है, O की मात्रा डबल है। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में स्थान आता है सिलिका और उसके बाद में स्थान आता है एल्यूमिनियम। तो ये सवाल बड़ा फेमस है पूरा इस टॉपिक का, पृथ्वी की भूपरपट्टी या क्रस्ट में कहें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो हमारा आंसर कहलाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिका और उसके बाद में कहलाता है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है उस तत्व का नाम कहलाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिका और उसके बाद में आ जाता है एल्यूमिनियम का स्थान आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है। और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सी परत से मिलकर बना है, निकल और फेरस से मिलकर बना है। अत्यंत कठोर भाग है। फेरस का तात्पर्य होता है लोहा, और लोहे से मिलकर जो बना होगा तो उसमें चुंबकीय गुण क्या होंगे, विद्यमान रहेंगे। चुंबकीय गुण इस परत के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी की वह कौन सी परत है जिसके अंतर्गत चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, नाम कहलाएगा नीफे परत के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम लोग निवास करते हैं क्या कहलाएगी, निवास करते हैं कहलाती है भूपरपट्टी या क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। महासागरीय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सीमा परत से। महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण, तो हमारा आंसर होगा यहां पर सियाल परत से निर्माण हुआ है। महासागरीय कटक कहें, कटक है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से बने ज्वालामुखी क्रिया से। सागरीय कटक या समुद्र के अंदर जो पर्वत होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से। और ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का स्रोत कहा जाता है, सीमा परत को कहा जाता है। सीमा परत को ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का स्रोत कहा जाता है। ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है उसका स्रोत कहलाता है, उसे कहा जाता है सीमा परत के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी क्रिया का जो लावा निकलता है वो सीमा परत का पार्ट कहलाता है। ये बातें यहां पर इंपॉर्टेंट कहलाएगी। तो सवाल इसमें आता है, जो इंपॉर्टेंट सवाल सुनिएगा, एडवर्ड स्वेज ने रासायनिक संरचना के अनुसार पृथ्वी कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, सियाल, सीमा व नीफे के नाम से। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत तो हम कहेंगे भूपरपट्टी या क्रस्ट के नाम से। पृथ्वी की बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाने पर घनत्व, दबाव व तापमान में लगातार क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की किस परत में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, तो हमारा आंसर होगा पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग नीफे परत और कहलाता है सीमा परत। महासागरीय चट्टानों का निर्माण और महाद्वीपों की चट्टानों का निर्माण हुआ है सियाल परत से। और यहां पर देखिएगा भूपरपट्टी या क्रस्ट में परतदार चट्टानों की मात्रा खूब पाई जाती है। परतदार चट्टान, परतदार चट्टाने, अवसादी चट्टाने, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको टॉपिक। अवसादी चट्टानों की बहुत ही प्रचुरता यहां पर पाई जाती है भूपरपट्टी या क्रस्ट के ऊपर। तो पाया जाता है भूपरपट्टी या क्रस्ट पर अवसादी या परतदार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। सियाल होता है वो प्रकृति में अम्लीय होती है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और ये कहलाती है सारीय। साइंस में पढ़ा होगा अम्लीय व सारीय के नाम से। अम्लीय सियाल परत होती है अम्लीय और सीमा परत होती है सारीय प्रकृति की पाई जाती है, अम्ल और सार के नाम से। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। ये कहलाती है पृथ्वी की संरचना के बारे में यहां पर मैंने आपके सामने जानकारी बताई है। तो यहां पर मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया होगा। एडवर्ड स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है।
इसी को नोट कर डालते हैं। तो पहले चित्र बना लीजिए, 2-3 मिनट का समय, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चित्र बना डालिए। देखिए, चीख चीख कर अब गला खराब हो गया, वापस बार बार नहीं समझा सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। बहुत, मैं 3-4 बार वैसे भी रिवाइज करता हूं, बहुत बार। आपको अगर रिवाइज करना है तो मेरा अब क्लास होने के बाद वीडियो सुन लीजिएगा, कितनी बार मन मर्जी है रिवाइज करें। देखिए, आप लोगों को जब भी रिवाइज करना हो तो क्लास में वापस, जब क्लास हो जाए उसके बाद मेरा वीडियो रिवाइंड करते रहिए, सुनते रहेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, सियाल, सीमा और निफे परतें, 3 परतें यहां पर आपके सामने दर्शाई है। सर, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कंप्लीट होगी तब तक कई सारी बातें पता लग जाएगी। प्लेटें क्या होती है, स्थल मंडल क्या होता है, दुर्बलता मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, कोनार्ड, मोर, एपेटी, गुटेनबर्ग, लेमैन, असंबद्ध क्षेत्र, अनेक सारी बातें आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक में बहुत सारी बातें आएगी। प्लेट टेक्टोनिक्स का बेस है ये टॉपिक, इसको समझे बिना प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझ सकते, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बिना। चित्र बना लिया? चित्र बन गया तो मैं आगे लिखवाऊं। हाँ, इनकी लंबाई, गहराई वगैरह भी अभी लिखवा दूंगा, कितनी कितनी गहराई होती है। सियाल परत की गहराई होती है 50 किलोमीटर तक, सीमा की होती है 2000 किलोमीटर, और 2000 से आंतरिक भाग तक कहलाता है, नीफे परत के नाम से जानी जाती है। हो गया चित्र? देखिए, फिर वापस बैक नहीं कर पाऊंगा, चित्र हो गया तो फिर आगे बढ़े। ये चित्र बनाना है और मैं आपको आगे अच्छे से इसको नोट करवाऊंगा, तब ये टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एडवर्ड स्वेस का टॉपिक पूरा होगा। यहां तक एक बार चित्र बना लीजिए। बन गया चित्र? तो आगे देखते हैं, हेडिंग लगाइए, भूपरपट्टी या क्रस्ट। भूपरपट्टी या क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जिस पर हम लोग निवास करते हैं। नीफे में 11 लिखा है, 11 का मतलब है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है पूरा। वहां उतनी जगह नहीं थी इसलिए यहां पर इतना लिख नहीं पाया। 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है इसका यहां पर, ठीक है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। भूपरपट्टी या क्रस्ट कहलाती है। इस परत का औसत घनत्व, इस परत का औसत घनत्व
2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस परत का औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हाँ, सही कहा आपने, ऊपरी लिखना भूल गए यहां पर। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। भावनाएं समझ जाइए अब तो आप। पृथ्वी की सबसे यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहलाती है। इस परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। इसके पश्चात सिलिका व एल्यूमिनियम का स्थान आता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, इतना घनत्व, भूपर्पट्टी पर अवसादी या परतदार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। भूपर्पट्टी पर अवसादी या परतदार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। भूपर्पट्टी पर सिलिका, फेल्सपार खनिज होता है व अब्रक पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सिलिका, फेल्सपार व अब्रक पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये कहलाती है भूपर्पट्टी या क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। अगला है सियाल परत। इस परत का निर्माण मुख्यतया सिलिका व एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है।
महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण, महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण इसी परत से हुआ है। महाद्वीपों की जो चट्टानें होती है उसमें सियाल होता है, सिलिका व एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। तो सिलिका व एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, कहलाती है सियाल परत। आगे और लिख डालते हैं, यहां तक लिखेगा। इस परत का निर्माण मुख्यतः सिलिका व एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है। महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण इसी परत से हुआ है। आगे लिखना है, यहां तक लिख डालिए। महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण इसी परत से हुआ है। इसी में आगे देखते हैं हम लोग। इस परत का औसत घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस परत में ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। चट्टानों के प्रकार होते हैं, ग्रेनाइट होती है जैसे कठोर, ग्रेनाइट व नीस चट्टानें दो तरह की होती है। चट्टानें ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इस परत में ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। हर जगह बराबर नहीं होगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा। यह औसत रूप से लिखा है तभी तो। क्या भूपट्टी में हर जगह सियाल की मात्रा बराबर होगी? नहीं, हर जगह बराबर नहीं होगी। यह परत अम्लीय प्रकृति की होती है। इस परत की गहराई पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक होती है। 50 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी की भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका और उसके बाद होता है एल्यूमिनियम का स्थान होता है। भूपटपट्टी में पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर होता है एल्यूमिनियम होता है। सीमा परत यह परत सियाल परत के नीचे स्थित होती है।
सियाल परत के नीचे स्थित होती है। इस परत का निर्माण मुख्यतया सिलिका व मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है। इस परत से महासागरीय चट्टानों का निर्माण हुआ है। महासागरीय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। समय हो गया, जल्दी से लिखें। प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह परत सारी प्रकृति की होती है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा का स्रोत यही परत है। इस परत में बेसाल्ट व गैब्रो चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। सारी प्रकृति होती है। ज्वालामुखी क्रिया में निकलना लावा का स्रोत होता है। घनत्व इस परत का कहलाता है 2.9 से 4.7 ग्राम सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता और महासागरीय चट्टानों का निर्माण इसी से हुआ है और बेसाल्ट व गैब्रो चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें ग्रेनाइट नीस यहां पर होती है। बेसाल्ट व गैब्रो चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। बेसाल्ट व गैब्रो चट्टानों की प्रधानता मिलती है। यह परत 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक गहरी होती है। यहां पर मैंने इस परत के बारे में सारा लिख दिया। नाम कहलाता है सीमा परत के नाम से जाना जाता है। 50 से 2000, 0 से 50 और 50 से 2000 किलोमीटर गहराई तक परत होती है। नाम कहलाती है सीमा परत कहलाती है। तो यहां पर आज हमने चर्चा की सियाल सीमा परत। कल आऊंगा नीफे परत लिखूंगा और कल जो मेरा टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 परतें एक साथ दर्शाऊंगा 13। तो अनेक सारी गहराई में चर्चा करूंगा परतों की। कल का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का, याद रखिएगा।
भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, अनेक सारे बिंदु आएंगे। कोनार्ड, मोर, एपेटी, गुटेनबर्ग, लेमैन असंबद्धता क्षेत्र, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, अनेक परतें एक ही चित्र में दर्शाऊंगा। कल का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। समय पर जुड़िएगा। धन्यवाद।